ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, आप मेरी आवाज़ जी सर। हम स्टार्ट करें यस आज सर। का सेशन। जी सर, आ रही है। ओके, थैंक सही है यू सर। कंफर्मिंग। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारी जो टास्क है वो रिलेटेड है विद सैम्पल पेपर 1। उसमें जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और मैं इस चीज़ का जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है ये केयरफुली सेलेक्ट किया गया है और इसके स्टेप्स जो हैं वो रिफ़्रेश करेंगे जो आप पहले से जानते हैं, और कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन पेपर के हवाले से सीखेंगे। और इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी है। अगर आप देखें तो आपके सामने जो स्लाइड है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और राइट साइड के ऊपर जो है वो लर्निंग डोमेन की बात हो रही है। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन के ऊपर एक छोटा सा हेडर है। इस हेडर के ऊपर लिखा हुआ है ClO2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है PlO2 प्रॉब्लम एनालिसिस, और इसके आगे C3 अप्लाइंग लिखा हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये हेडर क्या चीज़ है और इस हेडर के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनसे क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप देखें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कहा गया है कि सॉल्व नेटवर्क फॉर V0 एंड ID। तो अगर हम देखें ये नेटवर्क एक दिया हुआ है। इस नेटवर्क के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। एक पावर सप्लाई है, 2 डायोड है, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, और ये डायोड और ये रजिस्टर जो है ये आपस में सीरीज में लगे हुए। क्वेश्चन ए पार्ट में ये पूछा गया है कि आइडियल डायोड मॉडल की मदद से मालूम करें, और इसी तरीके से पार्ट बी जो है इसमें मालूम कहा गया है कि अप्रोक्सीमेट मॉडल जो है वो यूज़ करें, जिसमें कि जो नी वोल्टेज है या जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट यूज़ की जाए, और नी वोल्टेज जो है वो गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट यूज़ की जाए। उसके बाद एक पार्ट इसका सी है, वेरीफाई योर रिजल्ट्स यूजिंग मल्टीसिम लाइव। तो हम अगर एक अंदाज में इस क्वेश्चन का पार्ट ए और बी समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि मल्टीसिम लाइव जो है वो बेसिकली कौन से फार्मूलाज हैं बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरीके से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी नेटवर्क में गिवन हो और हमने उसको सॉल्व किया है और उसको हम सिमुलेट करके देख लें और अपने रिजल्ट्स जो है वो वेरीफाई कर लें। अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ, और इसमें जो है वो 3 डोमेन्स नज़र आ रही हैं। ये 3 लर्निंग डोमेन्स हैं। लर्निंग डोमेन्स का तल्लुक जो है वो 3 हिस्सों में इसको फार्मली डिवाइड किया गया है। अगरचे जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि चूँकि जो ज़ख़ीरा अल्फाज है और जो हमारी लैंग्वेज है वो एक लिमिटेड प्राइमरी कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म है, तो इसलिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है समझने के लिए लर्निंग डोमेन्स से स्टार्ट किया जाता है। लर्निंग डोमेन में एक थिंकिंग डोमेन है जिसका तल्लुक नॉलेज से है, इसको कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं, और जितनी भी किताबें हैं और जितने भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं और जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो सारे नॉलेज में आते हैं। इवन रिलीजियस नॉलेज भी होता है, और इसी तरीके से नॉलेज जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में होता है। इसके बाद स्किल्स की बात करते हैं। स्किल्स आमतौर पे साइकोमोटर डोमेन की बात होती है। साइकोमोटर से मुराद ये है कि दिमाग का वो हिस्सा जो कि स्किल्स या हैंड मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी आमतौर पे हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा हाथ है प्राइमरली वो जैसे कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं, और इसी तरीके से किसी को अपनी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो लर्निंग डोमेन में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो स्किल्स का होता है, और स्किल्स का डायरेक्ट तल्लुक जो है वो नॉलेज से होता है। इसी तरीके से जो तीसरी डोमेन है लर्निंग डोमेन, वो एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे हम आमतौर पे नोट करते हैं कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं और रिलेटिव्स हैं और मिलने जुलने वाले जो सोशल हमारा नेटवर्क है,
उसमें कुछ लोगों का एटीट्यूड बहुत पोलाइट और अच्छा होता है और कुछ लोगों का एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा रूड होता है। तो हम जब एटीट्यूड की बात लर्निंग डोमेन के हवाले से करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एटीट्यूड जो है उसमें चेंज पॉसिबल है। अब एटीट्यूड में चेंज पॉसिबल से क्या मुराद है? जब हमारे पास नॉलेज जो है वो हम किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ जानना शुरू करेंगे तो हमारा एटीट्यूड ये होगा कि हम किसी चीज़ को सीखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी स्किल को सीखना चाह रहे हैं तो ये हमारा जो एटीट्यूड है वो किसी स्किल को सीखने में कितनी हमारी मदद करता है और उस स्किल को सीखने के बाद उस एटीट्यूड में कितना चेंज जो है वो होता है। इस तरीके से ये लर्निंग डोमेन है। थोड़ा सा हम लर्निंग डोमेन को देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ एक छोटा सा पास लेना चाहूंगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो इस स्टेज में मुझसे पूछ सकता है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए और फिर सवाल जो है उसके बाद हम रिपीट करेंगे सवाल को ताकि सब स्टूडेंट्स जान लें और उसके बाद जो है वो हम क्या कहते हैं उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, एनी स्टूडेंट हैव ए क्वेश्चन? आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे और कुछ लर्निंग डोमेन्स के बारे में जानेंगे। जी एनी स्टूडेंट? हादी बख्श, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर ये सर ऊंची बोलिए। जिस टाइम पे ये पेपर में आएगा तो से कैसे करेंगे? ये फुल सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर में मैं इंशाल्लाह आसान सवाल दूंगा। ये सैंपल पेपर में थोड़ा सा मुश्किल सवाल दिया ताकि इसमें हम वो तमाम चीज़ें सीख लें जो कि किसी भी एग्जाम का एक हिस्सा हो सकती है। तो आप परेशान ना हो एग्जाम के बारे में, सिर्फ एक चीज़ के बारे में परेशान हो, वो ये कि जो चीज़ इस वक्त हम सीख रहे हैं उसमें हम कितनी मेहनत से उस चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है आदि बख्श, और कोई चीज़ है तो? जी नहीं सर, नहीं। थैंक यू बेटा, आप हमारे साथ रहिए, चीज़ों को सीखें समझें, जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है हमें ज़रूर बताएं। दिलावर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। चलो थैंक यू बेटा। तहरीम, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी तहरीम, हमें आपकी आवाज़ नहीं आई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके। दिलावर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो साथी हैं उनको एक मैसेज कर दें कि वो क्लास में ज्वाइन कर लें ताकि क्लास में जो है वो सब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। और अगर फॉर एग्जांपल बाद में क्लास में बाकी स्टूडेंट्स को ज़रूर बता दीजिएगा कि ये लेक्चर जो है इसको आपस में मिलके समझ लें। ओके बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम पहली स्लाइड में जाते हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है। ओके सर। अच्छा दिलावर ने ओके कर दिया है, बहुत शुक्रिया बेटा, आप बहुत हमारी हेल्प करते हैं, हम आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। ओके सो पहला क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज सीएलओ एंड व्हाट इज पीएलओ। जब हम सीएलओ की बात करेंगे तो हम कोर्स लर्निंग आउटकम की बात करेंगे। इसका मतलब है हम एक सेमेस्टर में एक कोर्स की बात कर रहे हैं या एक लैब की बात कर रहे हैं और उस कोर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पीएलओ जब बात करेंगे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, तो इसकी बात जो है वो प्रोग्राम से हवाले से है, यानी जो 4 सालों पे मुश्तमिल 8 सेमेस्टर पे मुश्तमिल जो हमारा प्रोग्राम है उसकी हम बात कर रहे हैं। CLO is measured during and after completion of a course। जैसे आप जानते हैं क्विज आते हैं, असेसमेंट्स आते हैं, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स और इस तरीके से आपका मिड टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन होता है। तो आमतौर पे ये ड्यूरिंग और आफ्टर completion of a course जो है वो CLO की मेजरमेंट हो रही होती है। एंड CLO contributes to the PLO through mapping which is given in the course outline। इसको हम देख लेंगे थोड़ी देर में कि CLO और PLO आपस में मैप कोर्स आउटलाइन में किस जगह होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं, उनके लिए रिफ्रेशर है। PLO refers to graduate attributes as defined in Pakistan Engineering Council। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जो है वो एक ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की लिस्ट है और उस लिस्ट से हम ये जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं उनको उठाते हैं। अच्छा, ये जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट भी दी
और कोर्स जब हम बात कर रहे हैं तो इससे मुराद दोनों थ्योरी का कोर्स है और इसी तरीके से लैब का कोर्स है, यानी दोनों चीजें जो है उनकी हम बात कर रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं डोमेन्स की तरफ। ये जो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड लर्निंग डोमेन्स हैं, इनको हम कोग्निटिव और साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स भी कहते हैं और इनके अंदर लेवल्स होते हैं। सबसे पहले देखिए कि KSA जहाँ लिखा हुआ आएगा उसका उससे मुराद क्या है। उससे मुराद नॉलेज है, स्किल्स है और एटीट्यूड। अब ये चीजें जो है, ये नॉलेज जो लर्निंग डोमेन्स है, ये इनका एक मफरूजा है। ये सपोज ये करती है, ये अज्यूम ये करती है कि हर चीज जो है उसमें टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज हो सकती है। ट्रेनिंग से हो सकती है, सेल्फ लर्निंग से हो सकती है, एक्सपीरियंस से हो सकती है। इसके अलावा भी कई मेथड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी देखी, उसका एक अच्छा मोरल आपने लर्न किया, उससे आपके एटीट्यूड में डिफरेंस आया। आपने मौलाना तारिक जमील साहब की आपने गुफ्तगू सुनी 5 मिनट की या 10 मिनट की, उससे आपने सोचा कि कुछ चीजें जो है वो हम अच्छी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये चेंज आती है। तो जब हम लर्निंग डोमेन्स की बात करेंगे, हमेशा ज़हन में रखिएगा कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब हम मैपिंग की बात करेंगे, अभी हम ये देख लेंगे कोर्स आउटलाइन में और किस तरीके से इनके लेवल मैप करते हैं। ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी, ये एग्जाम में नहीं आएगी। नॉलेज और कोग्निटिव डोमेन जो है, इट हैज 6 लेवल्स। वो 6 लेवल्स क्या है, हमने जल्दी से यहाँ लिख दिए हैं। इसमें से हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, अप्लाइंग की और एनालाइजिंग की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है। बाकी और भी है, रिमेम्बरिंग है, मेमोराइज करना किसी चीज को, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती है। जैसे हमारे पास जो गाड़ी है, हमने गाड़ी का नंबर जो है वो याद कर लिया, मोबाइल फोन है हमारा, मोबाइल फोन का नंबर हमने याद कर लिया, और इस तरीके से जब रिमेम्बरिंग से सारी चीजें स्टार्ट होती है। जब हम किसी चीज को रिमेम्बर कर लेते हैं तो फिर हम उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उस डिफरेंट कंसेप्ट्स को एवेलुएट कंपेयर कर सकते हैं और नया कंसेप्ट जनरेट कर सकते हैं, नया आइडिया बना सकते हैं। स्किल्स में चले जाएंगे, इसके 7 लेवल्स हैं और जैसे जैसे परसेप्शन है किसी चीज के बारे में, हम क्या सोचते हैं, इसी तरीके से सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, अडाप्टेशन है और ओरिजिनेशन है। तो इस तरीके से ये लैब वर्क का हिस्सा है, ये अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरीके से अफेक्टिव डोमेन है, जिसको एटीट्यूड और स्किल, ये एटीट्यूड से मिलाया जाता है। इसके 5 लेवल हैं, इसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग जो है ये इसका हिस्सा है। अब हम थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे। सबसे पहले कोग्निटिव डोमेन की बात करेंगे। कोग्निटिव डोमेन में C2, C3 और C4 की बात करेंगे। इसमें वही चीज है, C1 एक नॉलेज है, C2 कंप्रीहेंशन ऑफ दैट नॉलेज है। नॉलेज किताबों में हो सकता है, आपने पढ़ लिया, आपने रट्टा लगा लिया, मेमोराइज कर लिया। कंप्रीहेंशन जो है वो किसी चीज को बताना, एक्सप्लेन करना, अपने वर्ड्स में लिखना, अप्लाई करना किसी फार्मूला को, जैसे ओम्स लॉ का फार्मूला है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉज है। एनालाइज करना किसी चीज को और एनालाइज करके उसके डिफरेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एनालिसिस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज का मतलब चीजों को जोड़ना है। एनालाइज में चीजों को तोड़ते हैं, तोड़ के सोचते हैं और सिंथेसाइज में फिर उन चीजों को जोड़ते हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट को जोड़ते हैं। और इसी तरीके से एवेलुएशन है। एवेलुएशन में क्या करते हैं हम कि हम कंपेयर करते हैं चीजों। क्योंकि हमारे कोर्स से रिलेटेड C2, C3 और C4 है, इसको हमने साइड में लिख दिया है। C2 का मतलब अंडरस्टैंडिंग है। हम आपसे पूछेंगे कि ये एक्सप्लेन करें, ये इसका एक्शन वर्ब है। इसी तरीके से अप्लाइंग है। जब अप्लाइंग की हम बात करेंगे, C3 लेवल है। C मतलब कोग्निटिव, 3 उसका लेवल है। तो C3 कोग्निटिव लेवल, 3 अप्लाइंग। तो जब भी ये सवाल आएगा हम एक एक्शन वर्ब सॉल्व यूज करेंगे। इसी तरीके से एनालिसिस है, एनालिसिस में वर्ड एनालाइज या एनालिसिस यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे हम छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहेंगे ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी बेटा, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मुस्तफ़ा, आपका कोई सवाल है? मुस्तफ़ा, आपका कोई सवाल है? जी अनवर कुछ पूछना चाह रहे हैं?
नहीं सर। ओके, थैंक यू बेटा। तो अब नहीं सर। नो सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब कोर्स लर्निंग आउटकम्स पे आ जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन जो है उसके अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं। हमारे पास इस कोर्स में तीन थ्योरी के कोर्स में हमारे पास तीन कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं। इसको CLO1, CLO2 और CLO3 से लेबल किया गया है। अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें CLO1 में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट्स की बात हो रही है। उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, अपने अल्फाज में लिखने की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ग्राफ है। बेसिक कंस्ट्रक्शन का मतलब वो जो मटेरियल है उनका यूज और उन मटेरियल्स का ऑपरेशन है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो CLO2 जो है इसमें लिखा हुआ है साल स्मॉल स्केल सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। स्मॉल स्केल सर्किट से मुराद छोटे सर्किट्स की बात हो रही है। स्केल का मतलब है सर्किट का बड़ा या छोटा होना। तो स्मॉल स्केल सर्किट्स की बात हो रही है, छोटे सर्किट्स को सॉल्व करने की बात हो रही है, जिसमें आमतौर पे हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से आपने यकीनन सीखा होगा कि एक चीज मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस भी होती है। इसी तरीके से थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं। और अगर आपने नहीं सीखे हैं तो आप यकीनन सर्किट एनालिसिस में इन चीजों को सीखेंगे। CLO3 में चलते हैं। इसमें एनालिसिस की बात हो रही है। इसमें DC और AC कंपोनेंट और उसके रिस्पांस की बात हो रही है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट्स के अंदर। अब ये चीज हम मिड टर्म के इंशाल्लाह बात पढ़ेंगे, या अगर मिड टर्म फॉर एग्जांपल नहीं होते तो फिर हम इस चीज को एनालिसिस को इसको हम शुरू करेंगे। ये चैप्टर 3 से और 4 से स्टार्ट होगा। अब हम आगे चले तो PLO के साथ CLO की मैपिंग दी हुई है। अगर आप देखें तो PLO1 की बात हो रही है। PLO1 जो है वो इंजीनियरिंग नॉलेज कहलाता है और इसी तरीके से PLO2 जो है वो प्रॉब्लम एनालिसिस कहलाता है। तो PLO1 जो है ये जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट है जो कि इंजीनियरिंग नॉलेज कहलाता है, इसके अंदर हम C2 या अंडरस्टैंडिंग जो C2 डोमेन है या कोऑपरेटिव लेवल 2 है इसकी बात करते हैं। ये मैपिंग CLO1 के साथ है और इसी तरीके से PLO2 है। PLO2 जो है प्रॉब्लम एनालिसिस की बात होगी। प्रॉब्लम एक दी जाएगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा बाय अप्लाइंग डिफरेंट लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। इस तरीके से C3 कोऑपरेटिव लेवल 3 की बात होगी। CLO3 में PLO2 और उसके लेवल C4 की बात होगी। एनालाइजिंग से मुराद हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और सर्किट एनालिसिस में ये समझते हैं कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट का कैलकुलेट करना, इसको हम एनालाइज करना कहते हैं। इस तरीके से PLO2 C3 और PLO2 C4 जो है वो आपस में ओवरलैप भी होंगे। अब हम चलते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ। जो पहली एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप देखें CLO1 PLO1 और इनकी आपस में मैपिंग है। पहली लाइन की बात हो रही है, पहले रिकॉर्ड की बात हो रही है। तो पहले रिकॉर्ड में अगर आप देखें तो क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ये इसकी खास निशानदेही होगी। अब आपने इस क्वेश्चन को अपने अल्फाज में लिखना है। तो इसका तरीका क्या है, आप किताब से पहले पढ़ लें, मेन पॉइंट्स नोट कर लें और फिर उनको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। कॉपी पेस्ट करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। अगर आप में से किसी का कोई एक सवाल है या कोई एक पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये सेशन ब्रेक हो जाता है इसके टाइम आउट की वजह से जूम के, तो हम तकरीबन 5 से 10 मिनट में दोबारा से सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो प्रॉब्लम 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका एनालिसिस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये देखिए CLO2 पे बेस करता है और इसके ऊपर हेडर में भी लिखा हुआ है CLO2 PLO2 प्रॉब्लम एनालिसिस C3 अप्लाई। और इसका जो एक्शन वर्ब है वो सॉल्व से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन नेटवर्क है इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के पैरामीटर क्या दिए हुए हैं, V0 और ID मालूम करें। और किस तरीके से मालूम करें ये दिया हुआ है। आइडियल डायोड मॉडल यूज कर लें, अप्रोक्सीमेट मॉडल यूज करें और मल्टी सिम लाइव सिमुलेशन यूज करें। अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम इस नेटवर्क में जो आइडियल डायोड मॉडल यूज उसमें सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को शॉर्ट सर्किट करेंगे। इस शॉर्ट सर्किट क्यों करेंगे, उसकी वजह यह है कि यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है,
जब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और आगे ग्राउंड है तो है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट का है ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब ये आगे मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस जो है उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसी तरह डायोड के ऊपर होगा, तो ये दोनों डायोड को ऑन कर देगा। जब दोनों डायोड ऑन हो जाएंगी तो जो आइडियल सर्किट है वो इनको क्लोज करेगा। जब क्लोज कर देगा तो अब हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएंगे और उसके बाद हम वोल्टेज डिवाइडर जो प्रिंसिपल है वो लगा के तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आईडी की वैल्यू आएगी, तो इस तरीके से हमारे पास V नॉट कैलकुलेट होगा और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो आईडी कैलकुलेट होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम देखें both diode will conduct and replace with a short circuit for ideal model. Both 2K resistance which are in parallel, ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है यहाँ पे शो हो रहे हैं, they are replaced with equivalent 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। इनको 1 किलो ओम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर की मदद से इस सर्किट को सॉल्व किया जाएगा। ओके, जब हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे V नॉट इज इक्वल टू 2 किलो ओम, 2 किलो ओम के अक्रॉस जो है वो हम मालूम करेंगे 10 वोल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और टोटल नीचे 1K प्लस 2K 3 किलो ओम बनेगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरीके से आईडी जब हम इसमें से जो डायोड यानी ये जो ऊपर वाला साइकिल है ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर से करंट का गुजरना मालूम करेंगे, तो इसमें हम करंट डिवाइडर प्रिंसिपल यूज करेंगे। जब करंट डिवीजन प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे तो करंट डिवीजन जो है वो हमें बताएगा कि किस तरीके से जो है वो हम जो करंट है वो इससे पास ऑन होगी। और इसमें हम जो है वो एक और तरीका भी हम डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हैं कि ये चूंकि यहाँ पे V नॉट जो है वो हमें मालूम हो गया है 6.67 मिली वोल्ट, तो हम यहाँ से करंट मालूम कर सकते हैं इस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अच्छा, इसमें मुझे एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ रही है। एनी हो, इसको दोबारा से रिवर्क करूंगा ये जो करंट की वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे पास 6.6 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक मुझसे ये हो गया कि मैंने ये इस करंट की बात कर रहा हूँ, जबकि ये आईडी जो है ये वाली करंट मालूम करनी है। ये करंट जो है चूंकि ये इस सेगमेंट से गुजर रही है ऊपर वाले सेगमेंट से, तो ये हाफ होगी। इसी तरीके से ये नीचे से भी हाफ गुजरेगी, तो वो दोनों फिर ऐड अप होके यहाँ से जो गुजरेगी वो इसका 2 टाइम होगी, इसीलिए ये हाफ है। ये क्वेश्चन सही है। तो इसमें आईडी करंट जो है ये जो हमें मालूम करनी है ये एक्चुअल करंट जो गुजर रही है उसका हाफ होगी। ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। अच्छा, अब ये जो है इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा जो बी पार्ट है जिसमें कि हमने अप्रोक्सीमेट जो मॉडल है वो यूज करना है, उसको पहले समझ लें। पहले ये जो सर्किट गिवन है इसमें जो सिलिकॉन डायोड है उसको 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करेंगे और गैलियम आर्सेनाइड जो डायोड है उसको 1.2 वोल्ट से रिप्लेस करेंगे। इस तरीके से फिर कर दिया है कि ID1 करंट जो है वो यहाँ से पास ऑन हो रही है एंड ID2 करंट जो है वो इस ब्रांच से पास ऑन हो रही है और बाद में ये दोनों आपस में कंबाइन हो रही है। दोनों करंट्स आपस में ऐड होके IR करंट बना रही हैं। इस तरीके से ये हमने सिंपलीफाइड मॉडल जो है वो इस सर्किट का बना दिया है। जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं कि पहली इक्वेशन कैसे बनेगी और फिर दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। ओके, जब हम पहली इक्वेशन बनाने के लिए जाएंगे तो आप देखिए कि सबसे पहले हम इस ब्रांच को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, तो पहले ऊपर वाली ब्रांच पे काम करेंगे। ऊपर वाली ब्रांच पे ये 10 वोल्ट जो है ये देखें, आगे फिर 10 वोल्ट, फिर माइनस 0.7 वोल्ट और उसके बाद माइनस जो वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा और उसके बाद माइनस V नॉट। तो इस तरीके से ये हमारी एक इक्वेशन जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के एप्लीकेशन से ये कंप्लीट होगी। 10 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस द वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड, ये ओहम्स लॉ से हमने रिप्लेस कर दिया है 2 किलो ओहम्स मल्टीप्लाइड विद I। तो हमें पता है कि ओहम्स लॉ जो है वो V = IR होता है, तो I मल्टीप्लाइड विद R, तो ये और माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है
जब हम इसको अरेंज करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम जब सेकंड ब्रांच जो है उसको कंसीडर करेंगे तो आप देखिए कि इसमें जो 10 वोल्ट है वो 10 माइनस 1.2 वोल्ट और उसके बाद माइनस 2 किलो ओम इंटू ID2 और माइनस V नॉट। तो ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। जब ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो IR का हमें पता है कि IR जो है वो प्राइमरली ID1 प्लस ID2 होगा और V नॉट चूंकि IR मल्टीप्लाइड विद 2 किलो ओम है तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो भी आ जाएगी। अब उसके बाद इस स्लाइड नंबर 11 में इस पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है अलजेब्रिक जो मेथड है उसके थ्रू। हम इसको मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है। इसको जब हम इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया हमने, V नॉट की जगह उसकी वैल्यू लिखी और उसी तरीके से बाद में हमने जो है वो इसको अरेंज तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इसी तरीके इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब जब इक्वेशन 1, 2 और 3 की बात करें तो इन तीनों इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ID1 है, V नॉट है और ID2 है। इसी तरीके से अब 2 इक्वेशंस बन गई हैं 4 और 5 जिनमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, ID1 और ID2। इस तरीके से जो है वो हम इन 2 इक्वेशंस को अब सॉल्व करेंगे। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 5 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो ID2 है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर ID1 का हमें मिल जाएगा। हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हमें मालूम है, थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चूंकि एक वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में या 4 में पुट करके हम दूसरी जो ID2 है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास ID1 और ID2 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम V नॉट मालूम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास V नॉट आ जाएगा और ID1 चूंकि ID है तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन है ये कंप्लीट हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं और फिर थोड़ा सा पास ले लेंगे। थर्ड पार्ट बहुत आसान है जिसमें हमने सिंपली मल्टी सिम में ये सर्किट बनाया है और सर्किट में तो आप देखें एक वोल्टेज सोर्स है और इस तरीके से 2 वोल्टेज सोर्स और है, फिर रेजिस्टेंसेस है और इस तरीके से हमने वोल्टेज और करंट मीटर से लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और आप देखें कि जो ID1 है वो 1.6 है और V जो है वो 6.03 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ID जो है वो 1.6 है और V नॉट जो है वो 6.03 है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो इसको एक दफ़ा जो पेपर 1 है, सैम्पल पेपर 1 है उसको हमने देख लिया है। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है आप वो तो पूछ सकते हैं बेटा। जी फैसल, आपका कोई सवाल है? आदि बख्श, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, थैंक यू। ओके अनवर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी जो मतलब डायोड को की आपने 0.7 जो वैल्यू दी है ये इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है? जी ये क्वेश्चन में दी हुई है।